चुनाव का मौसम। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू होगी। 7 मई को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 94 निर्वाचन क्षेत्रों में होगा मतदान। चौबीस की चुनौती में प्रधानमंत्री आज जम्मू कश्मीर के उधमपुर में प्रचार के बाद बाड़मेर दौसा की सीटों को साधने के लिए उतरेंगे राजस्थान के रण में। अमित शाह उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, राजनाथ सिंह उत्तराखंड और जेपी नड्डा मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में करेंगे तूफानी दौरा। राहुल गांधी और एमके स्टालिन कोयंबटूर में महागठबंधन के पक्ष में करेंगे प्रचार, तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे की कर्नाटक में होगी रैली। अखिलेश यादव भी आज पीलीभीत से शुरू करेंगे समाजवादी पार्टी का प्रचार। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज उत्तराखंड में करेंगी अपनी पार्टी का प्रचार। नीतीश और तेजस्वी बिहार की रैलियों में व्यस्त। ममता बनर्जी ने भी झोंकी बंगाल में ताकत। बीआरएस नेता के कविता को आज सीबीआई राउज एवेन्यू कोर्ट में करेगी पेश। शराब नीति घोटाले में पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने की होगी कोशिश। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ईरान की ओर से हमले की धमकी के बाद हाई अलर्ट पर इजराइल। अमेरिका ने पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से बचने के लिए तुर्की, चीन और सऊदी अरब से की बात। और खेल की खबरों में आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स होंगे आमने सामने। कल मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 7 विकेट से दी करारी शिकस्त। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 24 की चुनौती के साथ। तीसरे चरण में 94 सीटों पर चुनाव प्रक्रिया की अधिसूचना आज जारी होगी। इस चरण में 7 मई को मतदान होगा। तीसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 94 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोटिंग होगी। इस चरण के चुनाव के लिए सभी सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी और 19 अप्रैल तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। तीसरे चरण में जिन सीटों के लिए मतदान कराया जाना है उसमें असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, गोवा, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। मध्य प्रदेश में बैतूल संसदीय क्षेत्र के स्थापित चुनाव के लिए 7 मई 2024 को मतदान होगा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर संसदीय क्षेत्र में 19 अप्रैल को मतदान होगा और यहां बीजेपी की पकड़ मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां चुनाव प्रचार करेंगे। उधमपुर से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को तीसरी बार मैदान में उतारा है। इससे पहले के 2 लोकसभा चुनाव में डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसी सीट से विजयी रहे हैं। कांग्रेस ने इस सीट पर बीजेपी के खिलाफ चौधरी लाल सिंह पर दांव लगाया है। इसके बाद प्रधानमंत्री आज राजस्थान के रण में भी उतरेंगे। पहले बाड़मेर में प्रधानमंत्री की रैली होने वाली है, उसके बाद दौसा में रोड शो करेंगे। बाड़मेर में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और कैलाश चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं।
वहीं कांग्रेस ने उम्मीदवार के तौर पर बेनीवाल को टिकट दिया है। दौसा वो इलाका है जो सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है। यहां कांग्रेस से मुरारीलाल मीणा और बीजेपी से कन्हैयालाल मीणा के बीच मुकाबला है। मुरारीलाल मीणा सचिन पायलट के करीबी नेता माने जाते हैं। ऐसे में यहां प्रधानमंत्री मोदी की रैली बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उधमपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारियों पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि लोगों में बेहद उत्साह है। मोदी जी ने न केवल समाज सुधार या लोक हित की योजनाएं निर्माणित की, बल्कि एक नई तरह की कार्यशैली स्थापित करने का प्रयास किया जिसमें संवेदनशीलता है और जिसमें साथ ही साथ भेदभाव और वोट की राजनीति से ऊपर उठ करके हर वर्ग तक पहुंचने का प्रयास है। ये प्रधानमंत्री का चेहरा है या कुछ मुद्दे भी हैं जिनको देखकर लगता है कि इस बार भी लोग आपको वोट देंगे? प्रधानमंत्री का तो हमारे लिए एसेट है। दुनिया के सबसे कद्दावर नेता हमारे मुखिया हैं। कौन है जो उस बात का गर्व नहीं करेगा? वो तो हमारे लिए एसेट ही है। लेकिन पिछले 10 वर्षों में जो ये कार्य हुए हैं, आज हर जगह इस बात को स्वीकार किया जा रहा है कि देश भर की सर्वाधिक विकसित कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन मेडिकल कॉलेज बनाए गए। राष्ट्रीय स्तर की इतनी योजनाएं कि सारा दिन लग जाता है गिनवाने में। यहाँ पर उत्तर भारत का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क, उत्तर भारत का पहला नमामि गंगा की तर्ज पर नदी सुंदरीकरण का देविका प्रोजेक्ट, उत्तर भारत का पहला होम्योपैथी कॉलेज, यहीं से पर्पल रेवोल्यूशन ने जन्म लिया लेवेंडर स्टार्टअप जिसकी झलक आपने 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर देखी। ये सभी इसी कॉन्स्टिट्यूशन। एशिया का सबसे लंबा सुरंग रोड टनल नाश्री और चननी का, और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल जिसका उल्लेख G20 में भी हुआ था। ये सब बातें बड़ी प्रत्यक्ष रूप से हुई हैं और ये सब 10 वर्ष के भीतर हुई हैं। गुलाम नबी आजाद की पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट यहाँ पर उतारा है। क्या कुछ उसका असर आप देखते हैं? कुछ असर पड़ेगा? ऐसा है कि 2014 में भी 2019 में भी इन्होंने एक ही कैंडिडेट उतारा था, नाम बदले हुए थे। उस समय यूपीए कहते थे, अब इंडिया ब्लॉक कहते हैं, पहले गठबंधन कहते थे। और पिछली बार भी इस सीट पर जम्मू कश्मीर की आज तक की रिकॉर्ड मार्जिन की हमें विजय प्राप्त हुई थी और मुझे विश्वास है कि इस बार भी हम पहले से अधिक मार्जिन से ये सीट जीत करके मोदी जी के 400 प्लस के आंकड़े का एक हिस्सा बनेंगे। पहली बार सुंदरीकरण का प्रोजेक्ट उत्तर भारत का देविका नदी को मिला है, उसमें कुछ उठाने लायक तो है ही नहीं। अब तो वो कह रहे हैं कि कोई सड़कें बनी नहीं, वो कह रहे हैं कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बना, वो कह रहे हैं कोई टनल नहीं बना। लेकिन उनसे पूछिए कि क्या वो इस टनल का इस्तेमाल नहीं करते? यहाँ तक कश्मीर घाटी का ताल्लुक है, वहां तो वैसे ही वो आपस में उनका कोई बहुत ज्यादा समन्वय बन नहीं पाया। यहाँ पर उन्होंने प्रयास किया है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि पिछली बार भी हम इसके आदी हो चुके हैं। उनका नाम अलग था, लोग यही थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिनका कहना है कि बीजेपी का जो नारा है अब की बार 400 के पार, वो पूरा साबित होने वाला है और उसमें उधमपुर सीट का योगदान विशेष रूप से रहने वाला है। कैमरामैन अनिल के साथ रमा त्यागी, DD न्यूज, उधमपुर। और अब बात राजस्थान के रण की। लोकसभा चुनाव में राजस्थान की बाड़मेर जैसलमेर सीट देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे इस संसदीय क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में रैली करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बाड़मेर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री की चुनावी सभा और अन्य मुद्दों पर हमारे संवाददाता OP यादव ने बात की रैली के संयोजक और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ से। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सरहद से सटे बाड़मेर जैसलमेर संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां रैली को संबोधित करने आ रहे हैं और इस रैली के संयोजक हमारे साथ मदन सिंह राठौड़ जो राज्यसभा सांसद है वो मौजूदा ये बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी आज यहां आ रहे हैं, आप किस तरह की तैयारी है यहाँ? हमारी पूरी तैयारी है। पूरे जिले में बहुत उत्साह है लोकसभा क्षेत्र में और सभी क्षेत्रों से बसों में रवाना होकर और जनता बड़ी भारी संख्या में यहाँ पहुँचने वाली है। मुख्य कौन कौन से मुद्दे इस क्षेत्र में आप लोगों को लग रहे हैं और बीते 10 सालों में आपकी सरकार ने जो काम किए हैं जिनको लेकर आप अपनी उम्मीदों को बरकरार रखे हुए हैं फिर से ये सीट जीतने? देखिए, इस क्षेत्र के मुख्य मुद्दे एक तो घर घर पानी की जरूरत है, वो व्यवस्था करनी है। दूसरा, यहाँ पर थार रेगिस्तान है, उस रेगिस्तान में कई पर्यटन स्थल घोषित हो सकते हैं तो हमको वो करवाना है ताकि यहाँ पर जो जैसे अपन अरब कंट्रीज में देखते हैं कि जीप सफारी वगैरह करते हैं, कई सफारियाँ करते हैं, रेगिस्तान का पूरा उपयोग ले रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। तो हमारे यहाँ जब इतना बड़ा रेगिस्तान है तो हम उसका उपयोग पूरा करें।
ये एक बहुत ज़रूरत है, हमको महसूस हो रही है। हमने भी वहाँ लिख करके भेजा है कि इस प्रकार की यहाँ पर घोषणा हो जाए। पर्यटन के केंद्र कई हैं यहाँ पर, और वो लाभ भी यहाँ के लोगों को मिले, रोज़गार मिले, आम आदमी को जो रोज़गार मिलना चाहिए उसके लिए और व्यवस्थाएं हो जाए। दूसरा, यहाँ कुटीर उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। बाकी तो स्थितियाँ जो है अनुकूल है। हम भी पिछली बार भी 25 में से 25 सीटें जीत करके गए थे। इस बार भी 25 की 25 सीटें राजस्थान से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को हम देने वाले हैं। इस प्रकार की हमारी चाक चौबंद व्यवस्था है। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ जिला है बाड़मेर जैसलमेर, दोनों ही तो सामरिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में यहाँ प्रधानमंत्री का आगमन निश्चित तौर पर कई तरह की सौगातें आपको दे सकता है। आप किन किन इश्यूज को लेकर देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात करें? देखिए, सीमा की सुरक्षा होना बहुत जरूरी है। सीमांत क्षेत्र होने के कारण से यहाँ पर राष्ट्रीय चरित्र पैदा करना आम नागरिक में बहुत आवश्यक है। तो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत यहाँ का नागरिक रहे, इसके लिए ये जरूरी है कि यहाँ पर और प्रधानमंत्री जी आएंगे, ऐसा संदेश देंगे, प्रत्येक व्यक्ति में देशभक्ति का जो भाव जागृत करेंगे। तो ये थी भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली के संयोजक डॉक्टर मदन सिंह राठौर। मेरे सहयोगी कैमरामैन गौरव गिरी और राजेश शर्मा के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, बाड़मेर। आपकी बार 400 पार नारे के साथ ही पूरे देश भर में बीजेपी का धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक अमित शाह आज उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के चुनावी दौरे पर रहेंगे। अमित शाह आज सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद पहुंचेंगे, जहां मुरादाबाद और संभल लोकसभा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करेंगे। भाजपा ने मुरादाबाद सीट से सर्वेश सिंह और संभल लोकसभा सीट से परमेश्वर लाल सैनी को मैदान में उतारा है। यूपी के बाद अमित शाह तमिलनाडु पहुंचेंगे, जहां वो आज शाम मदुरै में रोड शो कर बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह आज उत्तराखंड के चुनावी दौरे पर रहेंगे। राजनाथ सिंह आज सबसे पहले गढ़वाल के गोचर में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद राजनाथ सिंह अल्मोड़ा के लोहाघाट और नैनीताल के काशीपुर में चुनावी रैलियां करेंगे। अपनी पार्टी की तरफ से रण में उतारे गए प्रत्याशियों के लिए सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को जीतने के लिए कोई भी पार्टी कमी नहीं छोड़ना चाहती है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मध्य प्रदेश के सीधी और छिंदवाड़ा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के बाद जेपी नड्डा महाराष्ट्र के गोंदिया में चुनावी रैली करेंगे। वहीं कांग्रेस के जीतू पटवारी भी विदिशा लोकसभा क्षेत्र से अपने प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा की नामांकन रैली को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र की सीमा से सटा हुआ छिंदवाड़ा जिला अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति और प्रचुर वन संपदा के लिए हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है। लोकसभा चुनाव में इस बार भी इस सीट को लेकर जोरदार राजनीतिक जोर आजमाइश देखने को मिल रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नागपुर से सटे छिंदवाड़ा लोकसभा सीट में कुल 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। नवगठित पांडुर्ना और छिंदवाड़ा की इन विधानसभा सीटों में ग्रामीण मतदाताओं की संख्या अधिक है। कृषि प्रधान इस जिले की अर्थव्यवस्था का मूलाधार खेती और ग्रामीण व्यवसाय है। इस लोकसभा सीट में कुल 16,24,308 मतदाता हैं, जिसमें से 8,20,625 पुरुष मतदाता तो वहीं 8,03,673 महिला मतदाता हैं। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर कांग्रेस अंगद की तरह पैर जमाकर बैठी है। हर बार बीजेपी को यहां से मात खानी पड़ती है। सिर्फ एक उपचुनाव को छोड़ दिया जाए तो यहां पर कभी भी बीजेपी का कमल नहीं खिला। आपातकाल के बाद 1977 में जब देश में आम चुनाव हुए, उस दौरान खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव हार गई थीं। सेंट्रल इंडिया में भी कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव हारी, लेकिन एकमात्र छिंदवाड़ा लोकसभा सीट ऐसी थी जहां पर कांग्रेस का कब्जा बरकरार रहा। 1980 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और 2019 तक वे छिंदवाड़ा से सांसद रहे। कमलनाथ पहली बार साल 1980 में छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरे। वे लगातार 9 बार सांसद और बड़े मंत्रालयों में मंत्री रहे। कांग्रेस यहां पर 1997 में सिर्फ एक लोकसभा उपचुनाव हारी। वहीं 2019 से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा सांसद हैं। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट के चुनाव नतीजों पर नजर डालें तो 1952 से लेकर 2019 तक यहां पर कांग्रेस ने कब्जा जमाए रखा।
एक नजर इस सीट के राजनीतिक इतिहास पर भी। 1952 में कांग्रेस के रायचंद भाई सांसद चुने गए। 1957 में कांग्रेस के नारायण राव वाडिया सांसद बने। 1962 में कांग्रेस के विभुलाल लक्ष्मी चंद सांसद बने। 1967 में कांग्रेस के गार्गी शंकर मिश्र सांसद चुने गए। 1980 से 1991 तक कांग्रेस नेता कमलनाथ सांसद बने। 1996 में कांग्रेस की अलकानाथ सांसद बनी। 1997 में भाजपा के सुंदरलाल पटवा सांसद चुने गए। 2019 में कांग्रेस के नकुलनाथ सांसद बने। महाराष्ट्र राज्य की सीमा से लगे छिंदवाड़ा जिले में सबसे ज्यादा खेती की जाती है, लेकिन कृषि से जुड़े कोई भी उद्योग नहीं होने की वजह से किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद हो चुका है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें छिंदवाड़ा अहम सीट है। जाहिर है सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी इस सीट के लिए पूरी जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं। देखना है इस बार यहां से भाजपा को सफलता हासिल होती है या कांग्रेस का कब्जा बरकरार रहता है। छिंदवाड़ा से महेंद्र राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल। उधर कांग्रेस की तरफ से भी धुआंधार रैलियां चल रही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज तमिलनाडु का चुनावी दौरा करेंगे। राहुल गांधी कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में आज तमिलनाडु में 2 रैलियां करेंगे। सबसे पहली जनसभा तिरुनेलवली में होगी। उसके बाद शाम को राहुल गांधी कोयम्बटूर में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले तमाम विपक्षी दलों के बीच हुआ गठबंधन पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहा है। ये बात अलग है कि इसके कुछ नेताओं में रह कर मनमुटाव सामने आते रहते हैं। बहरहाल आज नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट अपील करने के लिए तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक रैली होने जा रही है, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन हिस्सा लेंगे। तमिलनाडु में इन दिनों बीजेपी लगातार सत्तारूढ़ दल पर हमलावर है और बीजेपी यहां जोर शोर से चुनाव लड़ रही है। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीट पर एक ही चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज अपने गृह प्रदेश कर्नाटक के कुलबर्गी और बीदर में चुनावी जनसभाएं कर कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में जनता से समर्थन मांगेंगे। कुलबर्गी से खड़गे के दामाद राधाकृष्ण डोडामणि कांग्रेस के टिकट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो वहीं बीदर से सागर खंड्रे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन के प्रमुख दल समाजवादी पार्टी ने भी मतदाताओं को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज पीलीभीत में चुनावी रैली करेंगे। समाजवादी पार्टी ने पीलीभीत से भगवत सरन गंगवार को मैदान में उतारा है। पीलीभीत सीट से सपा उम्मीदवार का मुकाबला भाजपा के जितिन प्रसाद से है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज उत्तराखंड में अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे। मायावती हरिद्वार में चुनावी रैली को संबोधित करेंगी। इससे पहले कल मायावती ने महाराष्ट्र के नागपुर में सार्वजनिक रैली में कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। उन्होंने कांग्रेस पर अपनी सरकार के रहते मंडल कमीशन को भी लागू नहीं करने का भी आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। चुनाव प्रचार के क्रम में उत्तर प्रदेश में आज उनके कई कार्यक्रम होने हैं। योगी आज सबसे पहले मेरठ में चुनावी रैली कर भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल के पक्ष में माहौल बनाएंगे। इसके बाद योगी दोपहर करीब 2 बजे सहारनपुर के देवबंद में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। योगी आदित्यनाथ दोपहर लगभग 3:30 बजे सहारनपुर के गंगोह मंडी में एक चुनावी रैली कर कैराना लोकसभा प्रत्याशी के लिए जनसमर्थन जुटाएंगे। चुनाव आयोग ने कहा है कि लोकतंत्र में सबसे आगे महिलाएं हैं। चुनाव आयोग ने बताया है कि पुडुचेरी में माहे जिले के सभी 31 मतदान केंद्रों पर मौजूदा लोकसभा चुनाव में महिला मतदान अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। और अब आपको दिखाते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। अठारहवीं लोकसभा के चुनावों की तैयारी पूरे देश भर में जोरों पर है, जिसके तहत देश भर में 7 चरणों में मतदान होना है।
अगर लोकसभा चुनावों से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 5 सबसे बड़े निर्वाचन क्षेत्रों की बात की जाए तो लद्दाख लोकसभा क्षेत्र 1,73,000 से ज्यादा वर्ग किलोमीटर में फैला है। वहीं राजस्थान की बाड़मेर लोकसभा सीट 71,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है। इसके अलावा कच्छ लोकसभा क्षेत्र 41,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला है। वहीं अरुणाचल प्रदेश लोकसभा सीट भी 40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश लोकसभा सीट का क्षेत्रफल 39,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। तो ये तो थी खबरें 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। आइए अब अन्य महत्वपूर्ण खबरों का रुख कर लेते हैं। दिल्ली के चर्चित शराब घोटाले में बीआरएस नेता पार्टी की विधायक के कविता की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब सीबीआई ने के कविता को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले के कविता को इसी शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने गिरफ्तार किया था। अब के कविता को सीबीआई के सवालों का भी सामना करना पड़ेगा। अभी तक के कविता ईडी की जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय की जांच का सामना कर रही थी। के कविता को आज सीबीआई दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। के कविता को हैदराबाद में उनके घर से पिछले महीने अरेस्ट किया गया था। बीआरएस की नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता की अंतरिम जमानत याचिका भी राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी थी। के कविता ने अपनी बेटी की परीक्षा का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई थी। पिछले महीने 15 मार्च को के कविता को गिरफ्तार किया गया था। बुधवार को सीबीआई ने दिल्ली की अदालत को बताया कि उन्होंने तिहाड़ जेल में बीआरएस नेता के कविता से पूछताछ की है। दिल्ली की अदालत ने 5 अप्रैल को सीबीआई को इजाजत दी थी कि वो जेल में के कविता से पूछताछ कर सकती है। हालांकि के कविता ने इसे चुनौती दी थी। के कविता पर आरोप है कि वो इस शराब घोटाले से जुड़े उस साउथ ग्रुप की प्रमुख सदस्य हैं जिसे लेकर जांच एजेंसियों का आरोप है कि इस ग्रुप ने दिल्ली में शराब के लाइसेंस के बदले 100 करोड़ रुपए का घूस दिया था। के कविता ने मंगलवार को जेल से ही एक खत लिखा था और कहा था कि केंद्रीय एजेंसियां द्वारा की जा रही इस जांच से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है और उनकी निजता का भी उल्लंघन हुआ है। आपको बता दें कि आबकारी नीति घोटाले में दिल्ली की आम आदमी पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। इसके अलावा दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी इस केस में तिहाड़ जेल की हवा खा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लू संबंधी स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक में प्रधानमंत्री ने अस्पतालों में पर्याप्त तैयारी के साथ साथ जागरूकता अभियान के महत्व पर भी जोर दिया है। प्रधानमंत्री को आगामी हीट वेव के पूर्वानुमान और सामान्य से अधिकतम तापमान की संभावना के बारे में जानकारी दी गई। पीएम मोदी ने स्वास्थ्य क्षेत्र की तैयारियों की भी समीक्षा की। सभी प्लेटफॉर्मों के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं में हीट वेव से जुड़ी आवश्यक जागरूकता संबंधित जानकारी खासकर समय पर इसके प्रचार और प्रसार पर जोर दिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई सलाह का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा और इसे व्यापक रूप से प्रसारित किया जाएगा। आज चैत्र नवरात्र का चौथा दिन है। आज के दिन मां कुष्मांडा की आराधना की जाती है। इस पावन अवसर पर दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में मां की पूजा अर्चना की गई। मंदिर में मां के दर्शन के लिए सुबह सुबह ही भक्तों की भीड़ देखने को मिली। तो दिल्ली के झंडेवाले मंदिर का सुबह का ये नजारा, जहां आज चैत्र नवरात्र का चौथा दिन है। खूबसूरत लाइटों से सजा झंडेवाला मंदिर, जहां भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली और श्रद्धालु मां से आराधना करने पहुंचे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।